जोरदार तालियों के साथ, सीटियों के साथ हम बुलाते हैं आज के सुपरस्टार को, जयशंकर प्रसाद जी। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, नमस्कार इंडिया। दोस्तों, इस हॉल में उपस्थित सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार और फ्रंट लाइन में बैठे हुए सभी गुरुजनों का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि चरण वंदन। दोस्तों, मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है और मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। यस सर नो, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस ऊपर वाले की वजह से ही तो आज हम और आप यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। यस सर नो, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है जो आज इस हॉल में है। अगर ऊपर वाले की मर्जी ना होती तो शायद आप भी इस हॉल में ना होते और बहुत सारे लोग की टिकट यहाँ की कटी हुई थी, वो भी लोग आज यहाँ पर नहीं है, वो अपने घर में हैं। यस और नो? तो उस ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मानव योनि में जन्म दिया, और अगर कहीं दूसरा योनि गलतफहमी में चला जाता तो शायद आज डायमंड तो नहीं होता, क्योंकि डायमंड तो इंसान के बच्चे ही बनते हैं, किसी जानवर के बच्चे नहीं बनते। यस सर नो? थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद मेरे माता पिता का, क्योंकि जिस घर में जन्म हुआ आपने देखा कि किस परिस्थितियों में मैं यहाँ तक आया। तो धन्यवाद उस माता पिता का कि जिन्होंने एक अच्छी परवरिश की, एक अच्छा संस्कार दिया, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। और उसके बाद धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, जिनके लगातार सपोर्ट की वजह से, लगातार सहयोग की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उस शेप्स ऑफ ग्रेट कंपनी का, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग आज यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं। क्योंकि वो कंपनी नहीं, सिर्फ एक कंपनी अगर होती तो सिर्फ वो सैलरी देती, ये तो सिर्फ सैलरी नहीं देती है बल्कि लोगों के सपनों को साकार करती है, आपके जीवन को साकार करती है, आपके जिंदगी को जीने का नया रास्ता देती है। इस ग्रेट कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर चाहूँगा साथियों कि शेप्स ऑफ के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का कि जिसके सानिध्य में रह करके, जिस स्कूल में पढ़ करके, बाहर के स्कूल में पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको अक्षर का ज्ञान होता है, लेकिन यह एक ऐसा स्कूल जहां पर सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ सामाजिक सरोकार नहीं सिखाया जाता, बल्कि आपके हर एक्टिविटियों के बारे में सिखाया जाता है और आप यहाँ हर एंगल से मजबूत बनते हैं, हर एंगल से साक्षर बनते हैं। तो ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद जिनके अंगुली पकड़ करके मैं आज इस प्लेटफॉर्म तक आया हूँ, जिनके लगातार साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, यहाँ इस प्रकार का मान सम्मान मिल रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि हम सभी के ग्रेट लीडर, और हम सभी लोग जानते हैं उनको, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर और मिसेज संजीवन कुमार पंडित। एक जोरदार तालियां आप तक की, सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। बोलते तो बहुत कम है, लेकिन उनकी एक एक बात बहुत निराली होती है, और वो उनका बस एक ही बात था कि सर कोई बात नहीं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सर आपके साथ मैं हूं। उनका एक ही बात था कि सर मैं आपके साथ हूं, दुनिया में कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और यही कमिटमेंट की वजह से ये जयशंकर प्रसाद आज यहां आ गया, यहां आ गया, आज यहां आ गया। थैंक यू सो मच। और एक
ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको सिर्फ शेप शॉप इंडस्ट्री ही नहीं जानती बल्कि दूसरी इंडस्ट्रियां भी उनको फॉलो करती है। मैं तो कहता हूं कि वैसे महापुरुष का जन्म तो लाखों में ही क्या करोड़ों में होता है, वो कभी कभी धरती पर विराजमान होते हैं। और उनका मैं क्या कहूँ, उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए तो मतलब कि ऐसा है कि सूरज को दिए दिखाने के समान है। मैं अपने माँ बाप के बाद अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेता हूँ तो कोई और नहीं, हम सभी के आइकन और हम सभी के दिलों पे राज करने वाले और कोई नहीं, मिस्टर और मिसेज अजय कुमार पंडित सर। एक जोरदार तालियां आप तक की, सबसे जोरदार तालियां। ये तालियां काफी नहीं है दोस्त, ये तालियां काफी नहीं है, अब तक की सबसे जोरदार तालियां, सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। मैं और मेरा परिवार आपका जीवन भर ऋणी रहेगा सर, जीवन भर ऋणी रहेगा, जीवन भर ऋणी रहेगा सर, जीवन भर ऋणी रहेगा। क्योंकि मेरी कोई ऐसी औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ पाता। आपने तो एक मामूली से व्यक्ति को आज इस स्टेज पर ला करके पहुँचा दिया है। मैं यहाँ तक आने के काबिल भी शायद नहीं था। आपने बताया, वास्तव में मेरी ऐसी प्रवृत्ति थी कि मैं यहाँ नहीं आ पाता, लेकिन आपके लगातार साथ सहयोग और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। धन्यवाद राकेश सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा दिलों के धड़कन, और कहते हैं ना कि अमीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। इनकी ये बात तो लाखों लोगों के दिलों पे भारी पड़ जाता है दोस्त। एक जोरदार तालियां हमारे न्यू यंग डायमंड लीडर मिस्टर राकेश प्रसाद सर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद और नमन हमारे सत्येंद्र सर। मैं जरूर चाहूंगा कि सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सर मैं तो इस बिजनेस में जब आया था मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है ये बिजनेस, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था। इससे पहले मैं किसी और कोई कंपनी में गया नहीं, मैं इस प्रकार की कंपनियों में भरोसा भी नहीं करता था। लेकिन मुझे उठा करके सर के सानिध्य में बिठा दिया गया दिशा के प्रोग्राम में। वहाँ जाने के बाद मुझे सर से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला, और इनकी बातों को सुन करके तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि नतमस्तक हो गया। लगा कि भाई ज़िंदगी ऐसी भी होनी चाहिए। और मैं तो अपने को सबसे पहले तुर्रम खाम समझा करता था, लगता था कि मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, दुनिया तो अथाह है, और बहुत सारा चीज़ सर के माध्यम से सीखा। तो सर कोटि कोटि नमन, आपके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रॉयल ड्रीम के फाउंडर लीडर मिस्टर विजय पाल सर और माधव सर का। अब तक की सबसे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्त, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आपसे डायरेक्टली रूबरू होने का तो मौका बहुत कम मिला, लेकिन सर की ऑडियो वीडियो में वो जादू है कि सर का ऑडियो और वीडियो देख देख करके ही, सुन सुन करके ही एक नया जोश और नया उमंग शरीर में भर जाता है। और लगता है ना कि जैसे आदमी जब गिरता भी है तो फिर उसके ऑडियो और वीडियो को सुनने के बाद उसमें नई जान और नई एनर्जी आ जाती है, और खोई हुई एनर्जी को फिर से वापस आ जाता है। ऐसा सर के ऑडियो और वीडियो में है, सारे गुण मौजूद हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा कि अब तक की सबसे जोरदार तालियां हमारे रॉयल ड्रीम के फाउंडर लीडर मिस्टर माधव सर और मिस्टर विजय पाल सर के लिए होना चाहिए। सच सच नमन सर आप, थैंक यू। मैं शुरू कहाँ से करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मेरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा होगा। वास्तव में मेरी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई भरा था दोस्त। ज़िंदगी कुछ खास थी नहीं, जीवन में कुछ आस थी नहीं, बस एक ही आस थी कि जीवन में एक न एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बस यही आस थी। उसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई खास प्रॉपर्टी वाला था। आपने मेरे परिवार को देखा कि बाकी मेरे परिवार वाले लोग किस तरह से अभी भी हैं। आपको ये देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कि वो किस प्रकार, किस परिवार से बिलोंग करता है। ज़िंदगी में कहते हैं ना कि बीपीएल के नीचे भी अगर कोई श्रेणी बनता ना तो शायद वहाँ से ही मेरी शुरुआत होती। कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में, कुछ खोने को था ही नहीं। ऐसे ज़िंदगी से जिया। जब सुबह उठता था तो लगता था कि लोग, मैं जब स्कूल जाया करता था, बचपन मेरा ऐसा गुजरा, मेरे माता पिता
मैं आधा दिन तो वो 6 महीना से ज़्यादा वो बाहर ही रहा करते थे। मैं दादी के साथ सिर्फ पला बढ़ा, उनके साथ ही मैं पला बढ़ा। आज मेरी दादी यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी हैं मैं उनको आज भी नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं पला पोसा पाया। मेरे माता पिता तो बाहर ही रहते थे, उन लोगों से मैं 6-6 महीना दर्शन तक नहीं कर पाता था। उस समय तो, आज तो फ़ोन का ज़माना है, उस समय वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन पढ़ाने लिखाने की एक जिद थी मेरे माँ बाप को कि उन्होंने मुझे किसी भी परिस्थिति में उन्होंने मुझे स्कूल नहीं छोड़ाया। अगर स्कूल छोड़ा देते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। विश्वास करें दोस्त, बहुत सारे लोग पहले जूता हुआ करता था, चप्पल हुआ पड़ता था लोगों के स्कूल में जाते वक्त में। मेरे पाँव में जूते चप्पल तक नहीं थे। मैंने हाई स्कूल पास कर गया बिना फुल पैंट का, हाफ पैंट में मैंने हाई स्कूल पास कर गया। आज के बच्चे तो बचपन में क्या बोलते हैं ना कि वो स्कूल नहीं जाते बिना फुल पैंट के, यस और नो। तो ऐसे जाया करता था, 4 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहाँ पैदल ही जाएगा, पैदल जाना पैदल आना था, साइकिल तक नहीं थी। उस परिस्थितियों में मैंने पढ़ा। जब पढ़ कर के आगे निकला तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं साइंस लूँगा। फर्स्ट डिवीज़न मेरे पास आया। मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा था, तो मैट्रिक में फर्स्ट क्लास आ गया। फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद पूरे गांव में मेरे पिताजी ने खूब ढिंडोरा पीटा। उसके बाद मैं सोचा कि साइंस लूँगा, लेकिन साइंस क्या, ऐसा हो गया कि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। लोगों ने बताया साइंस लेगा तो फिर पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, वो कोचिंग करनी पड़ेगी, कोचिंग के फीस नहीं जुटा पाता। तो धीरे धीरे करके वो सपना ख़त्म हो गया। मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया, मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए था, ऐसे ये जनरल फील्ड में मैं कितना ऐसे संघर्ष करूंगा, क्योंकि उस समय लगता था कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए। उस समय सोचता था 4-5 हज़ार भी, 3-4 हज़ार की भी नौकरी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं बढ़ई के यहाँ जा करके वो करता था वो काम। मेरे माता पिताजी जानते नहीं हैं, लेकिन मैं वो काम करता था। घर से गया मैं रहता था, वहाँ से घर मेरा जो है करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। मैं साइकिल से आता था और साइकिल से जाता था। कभी भी मेरे पास पैकेट में 2 रुपये भी नहीं रहते थे कि मैं समोसा खा सकूं। ऐसी परिस्थितियों में मैंने पढ़ा, और उस समय जब पढ़ करके निकला तो फिर कुछ हाथ में था नहीं। मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा करने के बाद लगा कि कुछ हो जाएगा, उसी समय मेरी नौकरी भी लग जाएगी। आपने देखा 1-2 नौकरियाँ मैं छोड़ भी दिया। लास्टली मैं ये बिजली विभाग में इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की नौकरी पे आ गया। उसके बाद आज तो मैं बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, SDO हूँ, आप लोग जानते हैं। यहाँ तक आना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में आया। तो जो गड्ढे थे धीरे धीरे करके भर ही रहे थे, कुछ वैसा नहीं लग रहा था। और लोगों को पता चलता था, लोग बताते थे कि अगर नौकरी लग जाए ना तो कुछ नहीं तो कम से कम भगवान से तो भेंट हो ही जाएगा, यस और नो। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और मुझे भी लग रहा था कि भगवान से भेंट हो, लेकिन भेंट भगवान मिल नहीं रहे थे। जिंदगी वैसे ही संघर्ष में चली जा रही थी। लोग नौकरी करके बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेरे पास, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आदमी अगर ईमानदारी से नौकरी करे ना तो पेट ही उसका भर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ घर की रोजी रोटी वो चला सकता, भूखा कभी नहीं मरेगा, लेकिन जीवन में कभी अमीर तो कभी नहीं बनेगा। लग रहा था कि जीवन में कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि मैं औरों लोगों को देख रहा था। समाज में जब देखता था तो लोग रईस थे, बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत बड़े बड़े, उनके पास कार थी, गाड़ियां थी, घर था, सब कुछ था। और मैं सोच रहा था मैं नौकरी किए जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ अभी तक नहीं हो पा रहा। ये कब होगा समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी धीरे धीरे कटते चला जा रहा था। करीब 6-7 साल, 7-8 साल मेरी नौकरी चली गई। तब तक लग रहा था कि जीवन में अब कुछ नहीं होगा, अब ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां रहा। मैं चाहता था कि कुछ करूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। तभी इसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि मेरी पोस्टिंग जो है बिहार शरीफ में होती है। नालंदा जिला का मुख्यालय है बिहार शरीफ, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। और एक अनजान शख्स का फ़ोन आता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा क्यों मिलना चाहते हैं? तो नहीं आपसे मिल कर के बात करनी है। मैंने कहा ठीक है आप ऑफिस में आ जाइए, मैं आपसे ऑफिस में बात कर लूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं ऑफिस में नहीं, मैं आपसे घर पे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए भाई मैं घर पे नहीं मिलता हूँ, क्योंकि घर पे मिलना अच्छी बात नहीं है, यस और नो।
कोई भी नौकरी वाला आदमी घर पर नहीं मिलना चाहता। और क्यों नहीं मिला? खास करके जो पब्लिक सेक्टर में जो है वो आदमी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसके पब्लिक से डर भी तो होता है, यस और नो। और खास करके बिजली विभाग वाले को ज़्यादा पब्लिक से डर होता है, पता है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि वो बिजली विभाग वाले लाइन कट ज़्यादा करते हैं, और लाइन कट करने के चक्कर में उनके साथ में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनसे खुन्नस निकालते रहते हैं। कभी अगर अकेले में बीच में पड़ जाए ना तो पकड़ के धो भी देते हैं। कभी ऐसी परिस्थितियां आई भी है, मेरे साथ भी आई है, ऐसा नहीं है। तो मैं भी ये डरा करता था कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि घर में आ जाए और कुछ और ऐसा वैसा कर दे, तो इसलिए डर भी लगा रहता था कि घर में किसी को नहीं बुलाना। और कोई घर आ भी जाता था तो उनको बाहर से ही भगा देता था, मैं अपने घर के अंदर जल्दी नहीं बुलाता था। तो वो काफ़ी दिनों तक वो फ़ोन करते रहे, करीब ऐसे फ़ोन का सिलसिला करीब 2-3 महीने चल गया, लेकिन मैंने उनको मिलने का समय नहीं दिया घर में। लास्टली उनको लगा ना कि अब ये व्यक्ति मिलने वाला नहीं है। तो क्या होता ना कि सेफ शॉप को जो लीडर होते हैं ना, वो तो है ना, वो तो जादूगर होते हैं, वो सारे बात तो उनको पता होता है ना, कहाँ वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करना चाहिए, अब किसका क्या तोड़ है। उनके पास तो हर मर्ज की दवा है, यस और नो। तो उनके पास भी उनको पता था कि इनको क्या बीमारी है। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही अचानक कॉल किया, बोले सर आप कहाँ हो, मैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, 3-4 महीने बीत गए, आप मिल नहीं पा रहे हो। मैंने कहा सर ठीक है, ऐसा है कि मैं मछली मार्केट में हूँ और एक कंप्यूटर की दुकान है वहाँ पे मैं हूँ, आप चाहो तो आप यहाँ आ सकते हैं। पता नहीं उनको क्या सूझा, वो झटपट वो पहुँच गए वहाँ पर 5 मिनट के मुश्किल से अंदर में। मैं वहाँ कुछ काम कर रहा था, हमारे दोस्त थे वो कंप्यूटर वाले दुकान वाले, मैं वहाँ कुछ काम कर रहा था और वहाँ पे 2 ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ कि आज मैं कहूँ तो किसी देवदूत से कम नहीं है। नाम है मिस्टर संजीवन कुमार पंडित और मिस्टर अजय कुमार पंडित। एक जोरदार तालियां सर के लिए, अब तक जोरदार तालियां, थैंक यू। हालांकि उस समय कोई देवदूत नहीं दिख रहे थे, उन्होंने वो आए और प्लान दिखा दिया। किस चीज का प्लान दिखाया? सेफ शॉप का, ग्रेट अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाया। अब तक के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि सेफ शॉप के लिए सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां सेफ शॉप के लिए। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाया, लेकिन प्लान दिखाने के बाद कैसा लगता है आपको पता है ना? मेरे को भी वैसा ही लगने लगा कि ये आदमी तो किसी यमदूत से कम नहीं है ना। वो जैसे लगता है ना कि प्लान दिखाने के बाद लगता है ना कि वो पैसा नहीं मांग रहा है, वो प्राण मांग रहा है, इसे पकड़ के खींच रहा है, और हम इधर खींच रहे थे, वो उधर खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि सर फॉर्म साइन अप कर दो। मैंने कहा कि ये साइन कहीं मेरा पता नहीं, वो साइन से कितना चेक ये भंजा लेंगे पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे लाखों करोड़ों का मैं चेक साइन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, साइन जल्दी नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्त, वो सेफ शॉप के फॉर्म पर साइन नहीं था, बल्कि जिंदगी के खुशियों पे साइन था। जिस दिन मैंने वो साइन किया था, आज मुझे प्राउड है सर कि मैंने उस दिन खुशियों पे साइन किया था, और उसी की वजह से आज मुझे ये मान सम्मान मिल रहा है। मैं कहता हूं, अगर वो फॉर्म उस दिन साइन नहीं किया होता तो क्या यह सारी खुशियां ये मेरे पास आई होती? यस और नो? नहीं आई होती दोस्त। वो साइन किया, साइन करने के बाद मैं सोचा कि चलो फॉर्म साइन हो गया, बात खत्म हो गई। मैं उधर से मैं सोचा कि ठीक है सर ने बोला कि ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है सर बाद में मिलते हैं। अब तो बाद में मिलने का मतलब ये हो गया कि मुझे लगा कि चलो कुछ समय के लिए बला टल गया, लेकिन बला टली नहीं, बल्कि बला और गले पड़ गई। और गले पड़ गई तो सर तो कभी सुबह फ़ोन करते, कभी शाम में फ़ोन करते, कभी ऑफिस पहुंच जाते, कभी घर पहुंचते। और घर का भी पता सर ने ले लिया, क्योंकि मेरा जो पता था सर को मेरे ऐसे अपलाइन ने बताया था जो आज इस बिजनेस में अपलाइन है। लेकिन विश्वास करें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मेरे जीवन में सेफ शॉप आया, उनकी वजह से ही सेफ शॉप आया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज सर भी मेरे पास नहीं आते और मैं आज डायमंड नहीं होता। तो धन्यवाद उनका भी। वो मेरे सीनियर भी थे बिजली विभाग में, और उन्होंने मेरा पता दिया था, उन्होंने मेरे घर का भी पता दे दिया, घर भी आने लगे।
तो एक दिन सर ने बोला कि मैं आपसे सर ऑफिस में मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप ऑफिस में आ जाइए। ऐसे ही मैं किसी का बिजली कटवा करके आया था और वो आदमी गुस्से में था। वो ऑफिस में आ करके कुछ बातें कर रहा था, गुस्से में वो तैस में था, मैं भी कुछ गुस्से में उसको बोल रहा था। तभी उसी बीच में सर भी आ गए, दोनों लोग आए। जब ऑफिस में आए तो मैं क्या काम कर रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने बोला कि सर आपसे मिलना था, आपने बुलाया था। मैंने कहा हाँ बुलाया था, लेकिन क्या बात हुई है? आप कभी भी किसी टाइम भी आप ऑफिस आ जाएंगे, अभी चलिए निकलिए बाहर। और मैंने उस समय सर को बाहर कर दिया। विश्वास करे दोस्त, उस समय शायद सर के सामने मेरी औकात शायद हो सकता है बड़ी होगी, उस समय सर को मेरे सामने शायद बैठने की शायद औकात ना हो, लेकिन आज मैं बताते हुए ये ऐसा फील हो रहा है कि सर को उस समय भले ही मेरे सामने शायद बात करने की नहीं थी, लेकिन आज ऐसा दिन है कि सर ऐसे पर्सनालिटी हैं कि सर के सामने आज जयशंकर प्रसाद को खड़े होने की औकात नहीं है, आज खड़े होने की औकात नहीं है। ऐसा ये बिजनेस है और इस बिजनेस की वजह से सर के पास आज यहाँ पर कम से कम खड़ा भी हो पा रहा हूँ। ये इस बिजनेस ने बताया है, इस बिजनेस ने दिया है। दोस्तों शुरुआत तो हो गया, उसके बाद किसी तरह से आ करके जिन्होंने मेरे पास भेजा था सर को, वो बोले कि जयशंकर ऐसा है कि तुम्हारे पास वो 8,000 रुपये नहीं है। मैंने कहा ठीक है तो क्या है, तो तुम मेरे लिए नहीं लगा सकता? क्योंकि ठीक है लगा देते हैं, चलो ठीक है। मैंने वो हैप्पी फैमिली पैक था वो 8,500 रुपये का, मैंने सर को पैसा दिया और वो लगा लिया। उसके बाद मैं फिर भूल गया इस बिजनेस को, लेकिन सर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद एक दिशा ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, आप सभी लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जोरदार तालियां सर दोस्तों उस दिशा ट्रेनिंग का, कि उस दिशा ट्रेनिंग में माननीय सत्येंद्र प्रसाद सर के द्वारा दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। एक जोरदार तालियां सर के लिए, थैंक यू। उस दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में दुनिया में जीने का भी और भी कई सारे रास्ते हैं, और जहाँ पे जीना मतलब ऐसे कोई जीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी अगर कोई जीना सीखे तो दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद भी जीना सीख सकता है। ज़िंदगी तो हर कोई जीता है दोस्त, लेकिन एक सच्चा और अच्छा जीवन तो कोई व्यक्ति जीता है तो शेप शॉप में डायमंड बनने के बाद और दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद ही जीता है दोस्त, दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद ही जीता है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही एक ऐसी बात दिमाग में क्लिक करती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आदमी को लगता है कि हाँ जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। वहाँ एक अच्छा आदमी बनने की लोग प्रेरणा देते हैं। ऐसे तो आदमी हर कोई एक दूसरे को जाल में फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ प्रेरणा लेते हैं। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं डायमंड अप बन जाऊँगा। वहाँ दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंग फड़कने लगे, जोश आ गया, उमंग आ गया, लगा कि हाँ ज़िंदगी यहाँ से बनाई जा सकती है। ऐसा अगर ज़िंदगी हो तो फिर क्या बात है, क्या कहना। मैं आया और आ करके लग गया यहाँ पर काम के लिए। मैं जिसके पास भी जाता, आप सोच करके देखें, क्या मैं जिसके पास जाता क्या वो ज्वाइन कर लेता? नहीं दोस्त, उस समय भी ज्वाइन नहीं करता था। ऐसा नहीं कि मेरी पोस्ट बहुत अच्छी थी तो सारे लोग ज्वाइन करते, सारे लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे क्या सर आप कौन सा काम पकड़ लिए हैं? अरे आप हमको बोल देते, कोई आपके लिए अच्छा सा काम ढूंढ देते, ये कौन सा काम आप पकड़ लिए हैं? लेकिन फिर भी सर का साथ था। अजय सर उस समय थे, इन्होंने सर मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मैं जब जाता था तो लोगों को समझाता था, सर बहुत समझाते थे। कुछ लोग मेरे साथ आए और कुछ लोगों ने मना किया, और बहुत सारे लोग मना ऐसे करते थे, लगता था ना कि मैंने कौन सा काम पकड़ लिया है कि मेरे इतने खराब इमेज हो गया है। और मेरा पता नहीं मन कैसा लगने लगा। उस समय मैं करीब 1.5 महीने काम किया, और 1.5 महीने में काम करने के बाद दोस्त मेरे साथ 73 लोग ज्वाइन कर गए। मैं सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद मेरी सिल्वर की रिकॉग्निशन भी हुई। लेकिन उसके बाद लोग जहाँ भी जाते थे, तो सिल्वर बनने के बाद क्या सारे लोग काम करते हैं? क्या काम नहीं करते। मुझे पता भी नहीं था कि काम कैसे करना है। तो जब पता नहीं था तो एक तरफ से लोग आ रहे थे और दूसरे तरफ से जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर एक तरफ से एंट्री है तो दूसरी तरफ से एग्जिट गेट कौन सा बना दिया है, तो पता ही नहीं चलता था कब एग्जिट कर गए। तो एग्जिट गेट को बंद कैसे करना है मुझे भी पता नहीं था।
तो सर ने मुझे फिर बताया कि सर ऐसा है। सर का फिर साथ मिला। अजय सर लगातार मेरे साथ सपोर्ट कर रहे थे, संजीवन सर का लगातार साथ था। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे काम अगर करेंगे तो फिर ऐसे आप जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे, आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा सिखाने वाला कार्यक्रम तो पहले से खत्म हो चुका है, आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं क्या? तैयार होते हैं क्या? कोई तैयार नहीं होता। मैंने कहा सर सीखने का उम्र तो होता है एक, और वो बच्चा में ही सीख सकता है। अब तो लोग बच्चों के चच्चा हो गए हैं, अब कैसे सीखेंगे? अब मूंछ वाले लोग हैं, बिना मूंछ वाले को सिखाया जा सकता है, लेकिन मूंछ वाले को सिखाना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा नहीं, लोगों को दिशा और डायमंड शिप में लेकर के जाओ। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उस समय सर की भी डायमंड शिप थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, मेरी जो टीम थी वही रह गई बिहार शरीफ में, मैं पटना चला आया। मेरे पटना आने के बाद मेरा संपर्क ही करीब करीब टूट गया। धीरे धीरे करके मैं इस बिजनेस से आउट हो गया, बिजनेस से आउट पूरी तरह से करीब करीब मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया था। लेकिन सर का फिर डायमंड शिप जब आया, अजय सर का, मैं जरूर चाहूँगा एक जोरदार तालियां फिर से अजय सर के डायमंड शिप के। उस दिन आने के बाद सर का डायमंड शिप सूर सदन में था, मैं वो देखा और मुझे लगा यार काम तो करना चाहिए, काम गजब का है। एक बंदा जो व्यक्ति सिर्फ स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कर रहा था, और वो व्यक्ति को आज इतना मान सम्मान के साथ यहाँ पे स्टेज पे लाया जा रहा है, इतने फूल मालाओं की बरसात हो रही है, इनके पूरे परिवार को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। आकाश, अगर ये डायमंड ये व्यक्ति बन सकते हैं, अगर ये इतना छोटा लड़का डायमंड बन सकता है, ये स्टूडेंट अगर डायमंड बन सकता है, तो एक व्यक्ति जो इंजीनियर है वो भी डायमंड बन सकता है। ऐसा मैंने उस दिन कमिटमेंट किया। कमिटमेंट कर तो लिया, लेकिन इतना आसान तो था नहीं। कमिटमेंट करने के बाद मैं वहाँ गया पटना में, कुछ लोगों को मैंने बताना शुरू किया, फिर से वही कहानी, फिर सारे लोग मना करने लगे। सारे लोग मना करते, मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर से मैं करीब करीब साइलेंट मोड में चला गया। लेकिन सर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप लोग सब लोग, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा वो काम नहीं कर रहा, छोड़ दो सर उसको, वो काम नहीं कर रहा सर, छोड़ दो, वो ऐसा है छोड़ दो, वो टेढ़ा है, लंगड़ा है, ऐसा वैसा सब कुछ कह करके हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं सर को क्या मुझ में दिखा, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हीरो की पहचान तो एक जौहरी ही कर सकता है। यस और नो? और सर तो जौहरी है मेरे दोस्त। सर ने तो कई सारे हीरे निकाले हैं, एक और हीरा उनके इस नगीने में जुड़ गया, और इस यहाँ पे इस माहौल में एक और हीरा सर का जुड़ गया, और इस हीरो को जोड़ने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं, उसी जौहरी ने पहचान करके इस व्यक्ति को फिर से ला करके यहाँ खड़ा कर दिया, उसी व्यक्ति ने। दोस्त विश्वास करें, मैं दोबारा इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था, लेकिन सर ने फिर से पकड़ करके मुझे इसी हॉल में एक और डायमंड शिप हो रहा था। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अविनाश कुमार हैं। एक जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उनका डायमंड शिप इसी हॉल में हो रहा था, और उस दिन मेरे को भी कुर्सी नहीं मिली थी। संयोग यह था कि मेरी गाड़ी लेट थी और मैं उस दिन काफ़ी लेट आया, और किसी तरह से किनारे में खड़ा हुआ, किसी तरह से किनारे में ऐसे बैठा हुआ था और उनकी डायमंड शिप देख रहा था। मुझे उनके बारे में पता चला कि वो भी व्यक्ति रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं, और स्टेशन मास्टर की नौकरी करते हुए वो व्यक्ति आज यहाँ पर सफल हो गए और इस प्रकार का मान सम्मान मिल रहा है। तब जाकर के मुझे लगा कि अगर एक नौकरी करने वाला भी व्यक्ति मेरे आंखों के सामने अगर डायमंड बन सकता है, तो जयशंकर प्रसाद तेरे अंदर भी अगर जिगरा है, तूने भी अगर असल, कहते हैं ना कि असल खून की पैदाश है, तो तू भी डायमंड बन के दिखाएगा, तू भी डायमंड बन के दिखाएगा। और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया कि मेरे अंदर अगर असल खून बह रहा है, तो जयशंकर प्रसाद चाहे जो भी डायमंड बन करके दिखा दिया, आज डायमंड बन करके दिखा दिया, डायमंड बन करके दिखा दिया, डायमंड बन करके दिखा दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वास्तव में उस दिन मेरा पता नहीं अंदर से इतना खून गर्म हुआ, लगा कि हाँ चाहे जो भी हो जाए डायमंड तो बनना है, डायमंड तो बनना है। और मैं जा कर के लगातार काम करना शुरू किया, सर का लगातार गाइडेंस मिला। सर भले ही मेरे पास फिजिकली बहुत कम आते थे, सर का लेवल बहुत बड़ा उस समय हो चुका था। मैंने दोबारा शुरुआत किया इस बिजनेस को, और दोबारा शुरुआत करने के बाद
लगातार कहते हैं ना, एक कहावत है कि लग्गी से घोड़ा घास और चोंगा से पानी नहीं पीता, कहते हैं ना, यस और नो, जानते हैं? हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से अगर घोड़े को अगर लग्गी से अगर उसको चारा दे और चोंगा से पानी दे तो घोड़ा भी एक मजबूत और बलशाली बन करके वो रेस को जरूर जितवा सकता है, जरूर जितवा सकता है। और सर ने वो करके दिखा दिया। सर दूर जरूर थे, लेकिन सर का गाइडेंस लगातार साथ मिलता रहा, लगातार साथ मिलता रहा। उसकी वजह से दूर रहने के बावजूद भी सर ने जिस प्रकार से मुझे गाइड किया, जिस प्रकार से मोटिवेट किया, कि सर के लगातार गाइडेंस की वजह से, सर के लगातार सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक आ गया, आज मैं यहाँ तक आ गया। दोस्त, जब काम कर रहा था तो ऐसा नहीं होता था कि सब लोग लगातार उस समय काम करते थे, लोग काम करते भी नहीं थे। सर ने बताया कि आपको यहाँ पर एजुकेशन के ट्रैक पर लाना पड़ेगा, लोगों को प्रमोशन करने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। प्रमोशन करके आप दिशा में लेकर के आइए, डायमंडशिप में लेकर के आइए। और मैं लगातार सर जितना बोलते थे उसके अनुसार से मैं प्रयास करके मैक्सिमम लोगों को दिशा डायमंडशिप, दिशा डायमंडशिप, दिशा डायमंडशिप, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके मैं लाया। उसकी वजह से मैक्सिमम लोग, ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो पाए और उसी की वजह से आज आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने लिए भी एक जोरदार तालियां ज़रूर बजाइए दोस्त, क्योंकि आप सबकी लगातार मेहनत और लगातार सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ था। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं हो पाता। मैंने कहा कि सर लोग काम क्यों नहीं करते, ऐसा क्या बात है कि सारे लोग काम नहीं करते? बोले कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं उसके बाद भी लोग नहीं काम करते। बोले, सर ने बोला कि सर आज पसीना बहा लो, आज परिश्रम कर लो। अगर आज आप परिश्रम कर लोगे तो आपको उस समय परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बाद में आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप परिश्रम नहीं करोगे तो जिस समय आपको आराम करने का टाइम होगा उस समय भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उस समय भी आपको परिश्रम हमने ये बातें बताई कि सर आपको आज तो परिश्रम करने की उम्र भी है, अभी आप यंग हो, अभी आप जवान हो। कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पर जवान हैं? कितने लोग मानते हैं? क्या बात है दोस्त, आप सभी लोग जवान हैं। अगर आपको अगर राजा बनना है तो सबसे पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यस और नो? मेहनत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। और सर यहाँ लगातार बताते थे कि सर लगातार आप मेहनत सिर्फ करते रहो। अगर आप मेहनत लगातार करते रह गए तो एक दिन तो वो जरूर समय आएगा जिस दिन आप भी स्टेज पर होंगे और लोग आपको यहाँ पर सुनने के लिए तैयार होंगे। यस और नो? सर के लगातार मेहनत और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। विश्वास करें, मेरे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, मैं कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं किया कि मैं यहाँ तक आ पाता। दोस्त, आज जितना मान सम्मान मिला है, आज जितना प्यार मिला है, जिस प्रकार से आज मेरा यहाँ रिकॉग्निशन हुआ है, उसके सामने मैं अगर सोचूं, मुझे लगता है कि मैंने तो उसके सामने कुछ भी काम नहीं किया है। ये तो काम जो है ना, ये काम अगर उतना अगर परिश्रम किए होता तो शायद आज मैं बहुत पहले डायमंड होता। लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर डायमंड नहीं बनते, समय नहीं देते। सर मैं जब नौकरी में भी था उसके बावजूद भी मैं नौकरी करते हुए यहाँ तक आया। मेरे पास भी समय नहीं था, मेरे पास भी ना करने के काफ़ी सारे बहाने थे। मैं यहाँ पर हमेशा सर को कहता था कि सर मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं? नौकरी करने वाले, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप लोग भी शायद कहते होंगे सर मेरे पास समय नहीं है, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के पास भी समय होता है। अगर वो चाहे तो समय को मैनेज कर सकता है। उसके पास भी छुट्टियां होती है, उसके पास भी सीएल होता है, उसके पास भी ईएल होता है, और भी मेडिकल लीव होते हैं, काफ़ी सारे लीव होते हैं। उस लीव का यूटिलाइज करके भी वो व्यक्ति सफल हो सकता है। मैडम यहाँ बता रही थी, आप देख रहे थे कि मैं सुबह में जब यहाँ
इस बिजनेस में जब मैंने काम करना है, उस समय ऐसी बात होती थी कि सुबह 5 बजे मैं उठता था और 5 बजे उठने के बाद किसी के घर में मैं 6 बजे रहता था, किसी के घर में मैं 6 बजे होता था। और रात भर बहुत सारे दिन ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग, हमारे साथ में यहाँ संतोष जी हैं, वो लोग हम लोग बैठा करते थे लगातार। अगर किसी के घर में भी बैठ जाएं, नहीं तो फिर किसी कहीं अगर नहीं हो पाता था कोई किसी का, तो फिर हम लोग कहीं बाहर में बैठ करके ही टाइम गुजारते थे और प्लानिंग करते थे कैसे काम हो सकता है। मैंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी करना भी ज़रूरी था। मैं 8 घंटे की ड्यूटी भी करता था, उसके बचे हुए टाइम को मैंने लगातार इस्तेमाल किया यहाँ पर। अगर वो टाइम अगर लगातार मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं किसी तरह से उस टाइम को मैनेज करता था, क्योंकि जल्दी में सुबह निकलना पड़ता था, रात को लेट से घर आना पड़ता था। मैडम गुस्साते रहती थी, हमेशा बोलती थी कि आपने कौन सा ऐसा काम पकड़ लिया है कि आपको आज हमारे लिए समय नहीं है, आपको अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। वो ऐसा बोलती थी कि आज ही ये दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है, क्योंकि हम नौकरी में, उसके बाद भी आज हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अकेले हमको मार्केट जाना पड़ता है, अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मेरा बच्चा उस समय काफ़ी बीमार रहा करता था और वो कई बार उसको मुझे आईसीयू में भी भर्ती करवाना पड़ा, एम्स में भर्ती करवाया, काफ़ी जगह मैं उस समय काफ़ी परेशान रहा करता था। लेकिन उस समय काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा था और काम इतना होता था कि मेरे पास समय नहीं हो पाता था कि मैं लोगों के पास समय दे सकूं। उस समय मेरे पास समय भी बहुत कम होता था और मैं टाइम नहीं, अकेले मैडम लेकर के जाती थी। उस परिस्थितियों में मैंने काम किया, लेकिन मैं उस समय कभी रोना नहीं रोया। लगातार सर वहाँ से गाइडेंस करते थे, अजय सर का लगातार सपोर्ट मिलता था और जब भी प्रोग्राम होता था मैं लोगों को यहाँ पर भर के लाया करता था। यहाँ के हर एक्टिविटियों में कोई भी ऐसा, शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ या तो फ्री का हो या फिर पैसे लगा करके हो, या तो 50 की टिकट हो या 500 की या 5000 की। जयशंकर प्रसाद, आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें जयशंकर प्रसाद के लेवल के अनुसार एंट्री हो और उसमें उपस्थित ना हो। ऐसा शायद ही कोई ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। आप लोग चाहते हैं यहाँ तक आना? चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज के बाद आप एक कसम खाइए कि आज के बाद जो भी मीटिंग होगी, जो भी प्रोग्राम होगा, आपके यहाँ जो वेन्यू चलता है उस वेन्यू में जब भी प्रोग्राम हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार हो, कोई मिस मत करना। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपको वहाँ हर हाल में उपस्थित होना है। जो उपस्थित होंगे, यस सर नो। अगर आप लगातार साथ चलते रहे, लोग कहते हैं सर कि 4 साल में डायमंड में मिलते, 4 साल से तो पहले आप डायमंड बन सकते हैं, लेकिन 4 साल अगर आप उस हिसाब से यहाँ पर देने के लिए तैयार हो। ड्यूटी के लिए 8 घंटे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी ड्यूटी है कि अपनी मर्जी की ड्यूटी होती है, आप चाहे तो दे या ना दे। लेकिन अगर 8 घंटे यहाँ भी अगर लगातार कोई व्यक्ति अगर काम कर ले तो उसको 4 साल तो डायमंड बनने में नहीं लग सकता दोस्त, वो 4 साल से पहले डायमंड बन, 4 साल से पहले डायमंड। थैंक यू। दोस्तों, परिस्थितियां तो विपरीत थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में काम करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। और इस यहाँ पे मेंटर्स लोग सिखाते हैं। यहाँ के मेंटर्स तो ऐसे हैं जो आपके हर चीज़ से वाकिफ होते हैं। उनको पता होता है कि आपकी कमजोरियाँ कहाँ हैं, आपका स्ट्रेंथ कहाँ पर है। वो आपके स्ट्रेंथ को उभारना चाहते हैं। कभी कभी अपलाइनों की बात खराब भी लगती है। अगर अपलाइनों की बात अगर खराब अगर लगती और उस समय मैं भी अगर डिसीजन ये ले लेता कि नहीं दोस्त अब मैं नहीं कर सकता, तो आज मैं भी यहाँ पर नहीं होता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि किसी ग्रोलाइन की बात खराब लगती है और उस समय व्यक्ति छोड़ देता है। बहुत सारे लोग के ऊपर वाले छोड़ देते तो कहते हैं मैं कैसे काम करूँ, बहुत सारे लोग के नीचे वाले छोड़ देते तो कहते हैं मैं कैसे काम करूँ। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा हाथ जरूर आपको मिल जाएगा जो दूर होने के बाद भी आपको खींच करके यहाँ तक पहुँचा देगा। आप सिर्फ लगातार चलते रहेंगे तो। चलने के लिए तैयार है? लगातार चला दोस्त। आज मैं यहाँ तक हूँ। आज जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मेरे पास है। शानदार
वो सब कुछ है, गाड़ी है, घर भी अभी मैंने वो परचेज किया है अभी पटना में, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। मैं बिहार में जब था तो वहाँ का जो टूरिस्ट पैलेस था वहाँ भी नहीं जा पाता था, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से, महागुरुओं के आशीर्वाद की वजह से दुनिया के कई सारे देशों में, यूरोपियन कई सारे कंट्री में 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरियस ट्रिप का लुत्फ इस बिजनेस की वजह से मैंने यहाँ पे लिया, इस बिजनेस की वजह से लिया। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। तो परिस्थितियां तो बिगड़ेगी और बनेगी भी दोस्त, लेकिन लगातार अगर इस बिजनेस में अगर कमिटमेंट के साथ बने रहेंगे तो आपको जीवन में वो सब कुछ हासिल होगा जो भी आप जीवन में चाहते हैं। विश्वास करें, मैं जब यहाँ आया तो लोगों को जब डायमंड बनते देखता था तो लगता था कि एक दिन ऐसा जरूर लाऊंगा कि आज सबके फैमिली यहाँ पर डायमंड बनता है तो उनको सम्मानित किया जाता है। और मैंने भी सोचा कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि आज इसी हॉल में, उस दिन मैंने कसम खाया था कि इसी हॉल में जब उन लोगों की फैमिली भी यहाँ डायमंड बनने के बाद यहाँ पे आज स्टेज पे आ सकती है और सम्मान मिल सकता है, तो मैं भी इस काम को करके अपनी फैमिली को यहाँ पर जरूर ला करके पहुँचाऊँगा, जरूर ला कर पहुँचाऊँगा। आज यहाँ पहुँचा दिया। तो दोस्तों, बाधाएं आएगी, मुश्किल आएगी, ये अचीवमेंट आपके पास लेकिन आएगा। लगातार आप महागुरुओं के अगर सानिध्य में रहेंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अगर लगातार गाइडेंस में रहेंगे, किताबें अगर पढ़ेंगे, सर के ऑडियो वीडियो अगर सुनेंगे, तो वो दिन आपके जीवन में भी जरूर आने वाला है। आज मेरे पास ये सब कुछ अगर आज हासिल हुआ है तो ये सब कुछ इसी बिजनेस की वजह से आज हासिल हुआ है। नहीं तो मैं नौकरी तो कर ही रहा था, लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, मैं इतना तेज तराज भी नहीं था। मैं तो ऐसा था कि मैं माइक पर बोल भी नहीं पाता था, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। सर जानते, सर भी अभी बता रहे थे, मैडम भी बता रही थी, गुस्सा तो मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि नाक पे होता है, तो नाक पे ही गुस्सा रहता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो सब कुछ में कमांड किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि आप यहाँ पर हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं डायमंड? चाहते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दोस्त। परेशानियां आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन सिर्फ एक काम करना है कि आपको चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। चलते रहेंगे। मैं एक बात के साथ, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जोर लगा दे तो यहाँ पर हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। डायमंड बनना चाहते हैं तो एक बार खड़े हो जाइए और खड़े हो करके आप मुट्ठी बांध लीजिए मेरे दोस्त। अगर आज आपने मुट्ठी बांध लिया तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं था, जो चाहता नहीं था डायमंड बनना, जो रुकना चाहता था, जो चलना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं इसके अंदर कोई क्वालिटी थी, लेकिन सिर्फ माँ गुरुओं और सिस्टम के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आ पाया। तो लगातार आज कमिटमेंट कीजिए, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू सो मच एंड गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।